हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक इंश्योरेंस प्लान निवेश प्लस के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 849। तो LIC का ये निवेश प्लस प्लान एक यूलिप इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलता है और जो आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न भी आपको मिल जाती है। तो निवेश प्लस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको एक साथ प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो आपको एक साथ जमा करना है। काफ़ी इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जिसमें आप हर महीने, 3 महीने या 6 महीने में या फिर साल में अपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको पूरा अमाउंट एक साथ जमा करना होगा। जैसे आप FD में एक साथ पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इस इंश्योरेंस प्लान में भी एक साथ पैसा जमा करना होगा। अगर आप एक साथ पैसा नहीं जमा करना चाहते हैं और हर महीने या 6 महीने में किस्त जमा करना चाहते हैं, तो आप LIC का प्लान SIIP ले सकते हैं। उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप SIIP के बारे में जान पाएंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं LIC के प्लान निवेश प्लस के बारे में। तो जब भी यहाँ पर आप LIC में प्रीमियम जमा करते हैं तो उस प्रीमियम की LIC 2 हिस्से कर देती है। एक हिस्सा होता है इंश्योरेंस का और एक होता है इन्वेस्टमेंट का। LIC जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है या जो भी आपका प्रीमियम है उसको शेयर मार्केट में लगा देती है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा देती है। ये पैसा वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद इससे जो भी रिटर्न LIC को मिलती है उसमें से कुछ चार्जेस को डिडक्ट करके LIC अपने कस्टमर्स को वो प्रॉफिट्स दे देती है। इसी तरीके से ये इंश्योरेंस प्लान काम करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और कितने अमाउंट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकें। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 90 डेज की, यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि इस पॉलिसी में जो आपका रिस्क कवर होगा वो कितना होगा। तो LIC ने यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। इन 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन LIC ने दिया है, LIC उसमें कहती है कि जो भी आपका सिंगल प्रीमियम आप पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स आप इसमें बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि उसका 1.25 गुना आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम जमा किया है तो आप उसमें जो आपका रिस्क कवर होगा वो 1,25,000 रुपए का इसमें ले सकते हैं। उसके बाद LIC ने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी दिया है, जिसमें LIC ने कहा है कि आप अपने सिंगल प्रीमियम का 10 गुना बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम देते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है उसमें 10 लाख रुपए का हो जाता है। तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है, अगर आप कम रिस्क कवर चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति को ये इंश्योरेंस प्लान दिया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 70 साल की यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि 90 दिन से लेके 70 साल के व्यक्ति तक के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें आपका जो रिस्क कवर है वो आपके सिंगल प्रीमियम का 10 गुना होता है, तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल की होनी चाहिए, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 35 साल के व्यक्ति तक ऑप्शन 2 में इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। इनके बीच में आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 11 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, जो भी आप इनके बीच की टर्म चूज़ करना चाहते हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन 2 की, तो यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म है वो अलग दी गई है। अगर यहाँ पर आपकी एज 25 साल तक की है
तो यहाँ पर आप 10 से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 26 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम है तो आप यहाँ पे 10 से लेके 20 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 31 साल से लेके 35 साल तक की है तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए ही इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज हो सकती है। यानी कि जो आपकी पॉलिसी टर्म है और जो आपकी एज है उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर मैच्योरिटी मैक्सिमम एज आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो मैच्योरिटी एज है वो है 85 ईयर्स की और जो ऑप्शन 2 में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 50 ईयर्स की। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको इसमें कम से कम कितना पैसा जमा करना होगा। तो कम से कम आपको इसमें 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम प्रीमियम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना प्रीमियम भी आप इसमें देना चाहते हैं उतना प्रीमियम आप इसमें दे सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो जो लोग भी इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको 4 टाइप के फंड बताए जाते हैं। पहला है बॉन्ड फंड, उसके बाद है सिक्योर्ड फंड, एक है बैलेंस फंड और एक है ग्रोथ फंड। तो आपको इन चारों ही फंड में से किसी एक फंड को चूज करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड फंड की, तो बॉन्ड फंड अगर आप चूज कर लेते हैं तो जो भी आपका प्रीमियम है उसका पूरा का पूरा हिस्सा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है। उसमें शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं लगाया जाता है तो आपको यहाँ पर रिस्क कम होता है, और रिस्क कम होता है तो यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी कम मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा फंड है वो है सिक्योर्ड फंड। अगर हम सिक्योर्ड फंड की बात करें तो जो भी आपका प्रीमियम होता है उसका 15 से लेके 55% हिस्सा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और जो बाकी का बचा हिस्सा होता है वो सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा आपका शेयर मार्केट में लग जाता है तो आपका जो पैसा डूबने के चांसेस है वो थोड़े से यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपकी रिटर्न है उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट आने के चांसेस भी आपको हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक बैलेंस फंड, यानी कि इसमें आपका 30 से लेके 70% हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है और बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर लगभग आधा हिस्सा आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में होता है और आधा हिस्सा शेयर मार्केट में होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो मीडियम रिस्क होता है और यहाँ पर आपको एक मीडियम रिटर्न देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है वो है ग्रोथ फंड का, जिसमें आपका ज़्यादातर हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर 40 से 80% तक का आपका प्रीमियम शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा और बाकी का लगभग 20% हिस्सा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। यहाँ पर क्योंकि आपका जो पैसा है उसका ज़्यादातर हिस्सा शेयर मार्केट में लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डूब भी सकता है। और यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो इसीलिए जो आपको प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप बैलेंस फंड में अपना जो पैसा है वो लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म है वो आप 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस प्लान है वो 20 साल के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, क्योंकि जो मिनिमम प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए का ही है। उसके बाद अगर हम फंड टाइप की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो हम यहाँ पर बैलेंस फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि हम पॉलिसी में रिस्क कवर कितना ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन देखे थे तो उनमें से हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारा जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 10 गुना हमें रिस्क कवर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की उम्र है जो वो 30 साल की हो चुकी है, तो उसे यहाँ पर 1 लाख रुपए प्लस GST का अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद इस व्यक्ति को 20 साल के लिए वेट करना होगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो 20 साल के लिए है। उसके बाद जब ये 20 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के समय इस व्यक्ति को फंड वैल्यू मिलती है, यानी कि
जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया था LIC ने वो वैल्यू आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो ये फंड वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि उसकी फंड वैल्यू उस समय कितनी होगी। हो सकता है आपकी जो फंड वैल्यू है उसकी रिटर्न 12% हो सकता है उस पे आपको 5% मिले, या हो सकता है जो आपने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा भी आपको ना मिले। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो आपका फंड है उस पर आपको 7% एनुअली रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम 7% का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो 20 साल बाद आपको लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि ये अमाउंट डिपेंड करेगा कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी उस पर आपको कितना रिटर्न मिला है। तो आइए अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की, यानी कि अगर इस पॉलिसी होल्डर के बीच में डेथ हो जाती है तो इसके फैमिली या नॉमिनी को कितना अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 9th ईयर में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो LIC यहाँ पर 2 कैलकुलेशन देखती है। यहाँ पर LIC सबसे पहले देखती है कि उसका जो फंड था उसकी कितनी वैल्यू है, और दूसरा यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 9 साल बाद फंड वैल्यू देखें तो यहाँ पर 7% के हिसाब से लगभग 1,86,740 रुपये की आपकी फंड वैल्यू हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड को देखें तो हमने क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था तो हमारा जो सिंगल प्रीमियम था जो कि 1 लाख रुपए है उसका 10 गुना हमें रिस्क कवर मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर LIC इन दोनों ही कैलकुलेशन में से देखती है, जो भी अमाउंट ज़्यादा होता है वो उसके फैमिली या नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 लाख रुपए का अमाउंट इस व्यक्ति के नॉमिनी या फैमिली को मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कराया है और आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट एडिशनल मिल जाएगा, यानी कि जो टोटल डेथ क्लेम होगा वो यहाँ पर लगभग 20 लाख रुपए का आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। जो भी ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पॉलिसी में इसे ऐड कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले LIC ने जो आपको सुविधा दी है वो दी है पार्शियल विड्रॉल की, यानी कि पॉलिसी के दौरान आप अपने फंड में से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो 5 साल बाद आप अपनी पॉलिसी में से कुछ पैसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर LIC ने कुछ यहाँ पे परसेंटेज बताई है कि कितना मैक्सिमम आप अपने पॉलिसी में से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर LIC कहती है कि अगर आप 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक पैसे निकालना चाहते हैं तो जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसका 20% तक का हिस्सा आप उसमें निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप 11वें से लेके 15वें साल पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% तक का हिस्सा आप अपने फंड वैल्यू का निकाल पाएंगे। इसी तरह से 16वें से 20वें साल अगर आप निकालना चाहते हैं तो 30% हिस्सा निकाल सकते हैं, और अगर आप 21वें से 25वें साल के बीच अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपने फंड का 35% हिस्सा उसमें से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर LIC ने आपको गारंटीड एडिशन भी दिया है, यानी कि यहाँ पर LIC अपने तरफ से कुछ पैसा आपके फंड में ऐड करती है जो कि गारंटीड होगा। तो यहाँ पर LIC ने कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बताई है जिसके कंप्लीट होने पर LIC आपके फंड में कुछ गारंटीड एडिशन करती है। तो LIC यहाँ पर कहती है कि हम आपके 6th ईयर में 3% आपके सिंगल प्रीमियम का गारंटीड एडिशन करेंगे। उसके बाद अगर हम 10th ईयर की बात करें तो जो भी आपका सिंगल प्रीमियम है उसका 4% गारंटीड एडिशन होता है। इसी तरह से अगर 15th ईयर की बात करें तो जो आपका सिंगल प्रीमियम होता है उसका 5% गारंटीड एडिशन होता है। और अगर हम 20वें और 25वें साल की बात करें तो 6 और 7% का यहाँ पर गारंटीड एडिशन LIC की तरफ से होता है। उसके बाद यहाँ पर LIC ने आपको स्विचिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर हमने 4 टाइप के फंड्स की बात की थी।
जिसमें हमने देखा था बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। तो अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। LIC यहाँ पर एक साल में आपको 4 बार ऑप्शन देती है जिसमें आप अपने फंड को फ्री में स्विच कर पाएंगे। अगर आप बैलेंस फंड ले चुके हैं तो उसको ग्रोथ फंड में कर सकते हैं, ग्रोथ फंड से आप बैलेंस फंड में कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ग्रोथ फंड में इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर LIC कहती है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले लिया है और उसको बाद में कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप उसको बाद में कैंसिल भी करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम सरेंडर की बात करें तो आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसमें लोन की सुविधा भी अवेलेबल है या नहीं है। तो LIC ने इस पर आपको कोई भी लोन की सुविधा नहीं दी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बैक डेटिंग की। बैक डेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पिछली डेट से अपनी पॉलिसी को शुरू कराना चाहते हैं, तो बैक डेटिंग आप इस पॉलिसी में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो अगर हम प्रीमियम की बात करें तो जो भी ये आप इसमें प्रीमियम पे करेंगे उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप इसकी डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैच्योरिटी की तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया है जिसमें आपको 1.25 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है तो उसमें आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। अगर हम बात करें डेथ क्लेम की तो जो भी डेथ क्लेम आपके नॉमिनी को मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। चाहे आप ऑप्शन 1 चूज़ करें या फिर आप ऑप्शन 2 चूज़ करें, दोनों ही ऑप्शन में ये टैक्स फ्री होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ चार्जेस की जो LIC आपके जो फंड वैल्यू है उसमें से चार्ज करती है। तो सबसे पहले LIC यहाँ पर एलोकेशन चार्जेस आपके फंड में से चार्ज करती है। तो अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं यानी कि किसी एजेंट से अगर इस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो जो भी आपका सिंगल प्रीमियम होगा उसका 3.30% LIC आपके इसमें से एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट कर लेती है। और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो जो भी आपका सिंगल प्रीमियम है उसका 1.5% LIC एलोकेशन चार्जेस इसमें से डिडक्ट करती है। ऑनलाइन जो बाय करना चाहते हैं वो LIC की वेबसाइट www.licindia.in से इस प्लान को बाय कर पाएंगे। तो उसके बाद LIC यहाँ पर आपके फंड में से मोर्टेलिटी चार्जेस को डिडक्ट करती है। तो यहाँ पर जो भी लाइफ इंश्योरेंस आपको कवर दिया जाता है उसके ये चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसके चार्ज भी LIC यहाँ पर डिडक्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की तो LIC इसमें कोई भी एडमिन चार्जेस आपसे नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर LIC आपसे फंड मैनेजर चार्जेस लेती है क्योंकि LIC में कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो भी आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो जो फंड मैनेजर चार्जेस होते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। LIC आपके फंड में से ये चार्जेस डिडक्ट कर लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉल के चार्जेस की तो अगर आप अपनी पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल करते हैं यानी कि बीच में कुछ पैसा निकालते हैं तो आपसे LIC 100 रुपये चार्ज लेती है। 100 रुपये आपके जो फंड वैल्यू है उसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं और आप अपने पार्शियल विड्रॉल उसमें कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है टैक्स की। तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी का प्रीमियम होता है उस पर LIC टैक्स चार्ज करती है यानी कि GST चार्ज करती है। तो जो भी आपका पॉलिसी प्रीमियम होगा उसके साथ साथ आपको GST भी पे करना होता है। टाइम टू टाइम ये जो GST का रेट है वो चेंज होता रहता है, तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय का GST रेट आप उनसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने LIC के प्लान निवेश प्लस की लगभग सारी इंफॉर्मेशन देख ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप यहाँ पर साथ ही LIC के प्लान SIIP की भी वीडियो देख सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को फ्री में मिलती रहे। धन्यवाद।